नमस्कार, मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज। आज हम कराएंगे पूंजी ढांचा अवधारणाएं, यानी इसके कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका अवधारणा, कॉन्सेप्ट। पूंजी कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी ढांचे का अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। पूंजी ढांचे का अर्थ समझने से पहले हम मिलते जुलते दो अन्य शब्दों को भी समझेंगे। पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन, और वित्तीय ढांचे यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का अर्थ समझना जरूरी है। इन पर एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली प्रकार संचालित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न साधनों से वित्त प्राप्त होता है। समता पूंजी अंश यानी इक्विटी शेयर कैपिटल से, पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, ऋण पूंजी यानी बोरोव्ड कैपिटल से, संचित लाभ रिटेन्ड प्रॉफिट से, चालू दायित्व करंट लाइबिलिटीज से ये सब प्राप्त होते हैं, यानी ये धन या वित्त इससे प्राप्त होता है। इसमें अब आता है वित्तीय ढांचा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसका अभिप्राय चिट्ठे के दायित्व पक्ष की रचना यानी कंपोजिशन से है, अर्थात इसके अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार की पूंजी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट आता है पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है, अर्थात यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोत यानी चालू दायित्व को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है। अब आता है पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। पूंजीकरण एवं पूंजी ढांचे का संबंध में कहा जा सकता है कि पूंजीकरण दीर्घकालीन कोषों को अल्पसंख्यक चालू यानी क्वांटिटिव एस्पेक्ट है, जबकि पूंजी ढांचा इसका गुणात्मक पहलू है, यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब आता है ऋण पूंजी एवं समता पूंजी, यानी समता अंश पूंजी, लागत एवं जोखिम। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी से कम होती है। इसका कारण यह है कि ऋणदाताओं द्वारा व्यवसाय में किए जाने वाले विनियोग का कम जोखिमपूर्ण होना। ऋणदाताओं को ब्याज के भुगतान एवं पूंजी की वापसी में हमेशा प्राथमिकता रहती है। दूसरी ओर समता अंश पूंजी पर लाभांश की दर निश्चित न होते हुए भी यह सर्वाधिक महंगी पूंजी होती है। इसका कारण यह है कि समता अंशधारियों द्वारा व्यवसाय में किए गए विनियोग को अधिक जोखिमपूर्ण होना। समता अंशधारियों को लाभांश व पूंजी की वापसी सबसे बाद में होती है। दूसरा है ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिमपूर्ण होती है, क्योंकि ऋणदाता ब्याज और मूल राशि की वापसी न होने पर न्यायालय में कंपनी के समापन के लिए प्रार्थना दायर कर सकता है। समता अंशधारियों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है इसके लिए, जिससे कंपनी को कोई जोखिम नहीं होता। अब आता है ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी। समानता एवं असमानता क्या है इसकी? अब समानताएं हैं इसमें। कंपनी को ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज यानी इंटरेस्ट और पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश यानी डिविडेंड का भुगतान करना होता है। ये दोनों पूंजी स्रोत स्थायी पूंजी लागत यानी फिक्स्ड कैपिटल वाले हैं। समता अंश पूंजी पर लाभ की दर घटती बढ़ती रहती है, इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी लागत की वाला वित्तीय स्रोत भी कहते हैं। दूसरा है ये दोनों पूंजी स्रोत समता अंश पूंजी से सस्ते होते हैं। असमानताएं कंपनी को ऋण पूंजी पर ब्याज की
का भुगतान करना ही होता है, चाहे उसे लाभ हो अथवा हानि। लेकिन पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ प्राप्त होने की स्थिति में ही किया जाता है। दूसरा है ऋण पूंजी पर ब्याज के भुगतान पर कर लाभ यानी टैक्स बेनिफिट प्राप्त होता है। इसका कारण कर की गणना ब्याज के भुगतान के बाद करना है। ब्याज के भुगतान से कर की राशि में कमी आती है। इसके विपरीत पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर दिए जाने वाले लाभांश से पहले ही कर की गणना हो चुकी होती है, इसलिए इस पर कर लाभ प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि ऋण पूंजी पूर्वाधिकार अंश पूंजी से सस्ती होती है। अब दो चीजें हैं इसमें, लिवरेज, वित्तीय लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। इसका अभिप्राय एक व्यवसाय के आय प्रवाह की स्थायी वित्तीय व्ययों के सम्मिलित होने से है। और वित्तीय जोखिम, इसका अभिप्राय एक व्यवसाय द्वारा स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान करने योग्य न होने के जोखिम से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों स्थायी लागतें और पूंजी लागतें प्रतिभर ब्याज के अनुपात की अनिवार्यता को लेकर भिन्न हैं। नहीं, इसमें हम कह रहे थे लिवरेज, वित्तीय लिवरेज एवं वित्तीय जोखिम के बारे में कर रहे थे। तो वित्तीय लिवरेज पूंजी ढांचे में समता, अंश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी, ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी सम्मिलित होने की स्थिति में विशेष वित्तीय लिवरेज कहते हैं। यानी ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी सम्मिलित हो जाती है तो उसी स्थिति को लिवरेज कहते हैं, वित्तीय लिवरेज कहते हैं। वित्तीय लिवरेज बढ़ने से कंपनी की कुल पूंजी में सस्ती पूंजी का अनुपात बढ़ता है और कुल पूंजी लागत कम हो जाती है और कंपनी लाभ की स्थिति में रहती है। अब आता है वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल रिस्क। स्थायी लागत पूंजी के उपयोग से कंपनी पर स्थायी वित्तीय लागतों का भुगतान का बोझ बढ़ता है। इसके विपरीत या इसके विपरीत परिस्थितियों में स्थायी वित्तीय लागतों का भुगतान करने के कारण उत्पन्न जोखिम का वित्तीय जोखिम कहते हैं। अब आता है समता पर बाजार और समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार। समता पर व्यापार का अभिप्राय समतांश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी यानी ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार पूंजी प्राप्त करके, किसके आधार पर? समता अंश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना है। यानी ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना है। यद्यपि ऐसा तभी संभव है जबकि कंपनी की आय दर, रेट ऑफ रिटर्न, ऋण पूंजी पर ब्याज की दर अथवा पूर्वाधिकार अंशों की लाभांश दर से अधिक हो। स्थायी पूंजी लागत, स्थायी लागत पूंजी प्रदान करने वाले निवेशकों का कंपनी के लाभों में सीमित भाग यानी पूंजी, ऋण पूंजी पर ब्याज और पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर के रूप में होता है। इसलिए वे चाहते हैं कि वे सामी पूंजी द्वारा उसका विनियोग सुरक्षित रहे। यानी कह सकते हैं ऋणदाता कंपनी को ऋण देने के लिए तभी तैयार होते हैं जबकि कंपनी का आधार मजबूत हो, अर्थात कंपनी के पास वर्तमान समता अंश पूंजी हो। ऐसा ऋणदाता इसलिए चाहते हैं कि यदि कंपनी को अधिक हानि हो जाए अथवा उसमें कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में हो जाए तो समता अंश पूंजी ही डूबे और भुगतान में प्राथमिकता के कारण उनका धन सुरक्षित रहे।
अब इसमें नेक्स्ट आता है, इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, इसको आप देख लेना, जिसमें है IB, IVIT, EBIT, EPS, ठीक है, इनको देख लेना, आप कर लेना। नेक्स्ट आता है पूंजी ढांचे को निर्धारित करते समय, यानी पूंजी ढांचे को चयन को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसमें पूंजी ढांचे निर्माण के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के अनुपात को निर्धारित किया जाता है। इसके अनुकूलतम अनुपात से अनुकूलतम पूंजी ढांचे का निर्माण होता है। यही कंपनी की जरूरत भी होती है, क्योंकि इस पर EPS अधिकतम होता है। इसमें पूंजी इस ढांचे के निर्माण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित घटक निम्नलिखित हैं। इसमें पूंजी के ढांचे का चयन करते समय भावी रोकड़ स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। रोकड़ स्थिति बहुत अच्छी होने के पर ही ऋण पूंजी यानी डेब्ट कैपिटल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऋण पूंजी पर ब्याज और मूलधन राशि की वापसी के लिए बहुत अधिक रोकड़ की जरूरत होती है। दूसरा है ब्याज अवधारणा अनुपात, इंटरेस्ट रेट। उच्च ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ICR पूंजी के ढांचे को प्रभावित करता है, क्योंकि यह एक क्रम के ब्याज भुगतान दायित्व को पूरा करने के लिए असमर्थ रहने की जोखिम को कम करता है। इसका अनुपात में होता है। तीसरा आता है, इसमें अभी इससे पहले इसको देख लीजिए, इसी में है ब्याज कैसे गणना की जाती है। ICR बराबर डेबिट अपॉन इंटरेस्ट। ऋण अनुपात अवधारणा, ऋण भुगतान अवधारणा अनुपात, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, DSCR। उच्च DSCR रोकड़ भुगतान को पूरा करने के लिए बेहतर क्षमता का द्योतक होता है। परिणाम स्वरूप कंपनी अपने स्रोतों ढांचे को में ऋण घटक में वृद्धि के योग बन जाता है। यह अनुपात ब्याज अवधारणा आवरण अनुपात की कमी को दूर करता है। इससे कंपनी की रोकड़ स्थिति स्पष्ट होती है। इसकी गणना की जाती है DSCR इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस विद इन ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट आता है विनियोग पर आय, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट ROI। एक कंपनी का विनियोग पर आय की दर जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का उपयोग करने में की क्षमता रखता है। विनियोग पर आय की गणना करने में ROI इक्वल टू डेबिट EBIT ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आता है ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट। कंपनी की ऋण लेने की क्षमता कंपनी की लागत पर निर्भर करती है। यदि कंपनी पूंजी पर ब्याज की दर कम है तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसके विपरीत। कर दर, टैक्स रेट, कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करता है। कर की दर जितनी अधिक होती है ऋण की लागत उतनी ही कम होती है। इसका कारण ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाना तथा कर की बचत करना है। अब आता है समता पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। समता अंश पूंजी की लागत अर्थात समता अंशधारियों की कंपनी से अपेक्षा ऋण पूंजी के प्रयोग से प्रभावित होती है।
इतना अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है, उतना ही समता अंश पूंजी लागत में वृद्धि होती है। इसका कारण ऋण पूंजी के प्रयोग से समता अंशधारियों की जोखिम में वृद्धि हो जाती है। अतः ऋण पूंजी का प्रयोग एक सीमित स्तर तक ही किया जा सकता है। यदि इस स्तर के बाद ऋण पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो समता अंश पूंजी लागत तेजी से बढ़ने लगती है। इसका अंशों के बाजार मूल्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब आता है निर्गमन लागतें, फ्लोटेशन कॉस्ट। निर्गमन लागतों का मतलब उन व्यय से है जो प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटी जैसे समतांश, पूर्वाधिकांश, ऋण पूंजी जारी करने के लिए किए जाते हैं, जैसे गोपालन, कमीशन, दलाली आदि से जो खर्च होता है वो इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है जोखिम विचार, रिस्क कंसिडरेशन। व्यवसाय के दो तरह के जोखिम होते हैं, ऑपरेटिंग जोखिम अथवा व्यवसायिक जोखिम। ऑपरेटिंग जोखिम, इसका अभिप्राय स्थायी ऑपरेटिंग लागतें जैसे भवन किराया, बीमा आदि किस्त देना ये। दूसरा आता है वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल जोखिम। इसका अभिप्राय स्थायी वित्तीय लागतें जैसे ब्याज, पूर्वाधिकारांश, ऋण पर मूल पर राशि की वापसी वादे पर न किए जाने से जोखिम हो जाता है। नेक्स्ट आता है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। पूंजी ढांचे में पर्याप्त लोचशीलता होनी चाहिए। यहाँ लोचशीलता का मतलब इस बात से है कि आवश्यकता पड़ने पर व्यवसाय में पूंजी की राशि को आसानी से कम या अधिक किया जा सके। व्यवसाय में पूंजी की राशि को कम करना केवल ऋण पूंजी और पूर्वाधिकांश पूंजी की दशा में ही संभव है। यदि किसी समय व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो दोनों का भुगतान किया जा सकता है। दूसरी ओर समतांश पूंजी का भुगतान कंपनी के जीवन काल में संभव नहीं है। अतः लोचशीलता की दृष्टि से ऋण पूंजी और पूर्वाधिकारांश पूंजी को निर्गमित करना अच्छा रहता है। फिर आता है नियंत्रण कंट्रोल। पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान अंशधारियों का नियंत्रण प्रभावित न हो। यदि धन एकत्रित करने के लिए समता अंशधारियों को जारी किया जाता है तो इससे कंपनी अंशधारियों में वृद्धि होती है, जिसका सीधा प्रभाव वर्तमान अंशधारियों के नियंत्रण पर पड़ता है, अर्थात कंपनी के नियंत्रण करने वाली स्वामियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान अंशधारी कंपनी भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरी ओर धन ऋण के द्वारा एकत्रित करने पर कंपनी के नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऋणदाताओं का कंपनी के नियंत्रण में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अतः नियंत्रण के संदर्भ में ऋण पूंजी सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। नेक्स्ट आता है वैधानिक ढांचा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पूंजी ढांचा सरकारी नियमों से भी प्रभावित होता है, जैसे बैंकिंग कंपनियां केवल समता अंश पूंजी ही का ही निर्गमन कर सकती हैं, किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति का नहीं। इसी प्रकार अन्य कंपनियों द्वारा भी वित्त व्यवस्था में करते समय निर्धारित ऋण समता अनुपात का पालन करना अनिवार्य है। विभिन्न कंपनियों के अलग अलग आदर्श ऋण समता जैसे को निर्धारित किए जाते हैं, जैसे 2.1 4.41 अनुपात 1 4 अनुपात 1 6 अनुपात 1 आदि का निर्धारित करने अंशधारियों को जारी करते हुए सेबी द्वारा निर्धारित किए निर्देशों का भी पालन करना होता है। अब आता है स्टॉक बाजार की स्थितियां, स्टॉक बाजार की स्थिति का अभिप्राय मंदी का तेजी काल होने से है। इन दोनों परिस्थितियों में वित्त के स्रोत के चयन पर प्रभाव पड़ता है। मंदी काल में अधिक जोखिम की डर से निवेशक प्राय समता अंशों में विनियोग करना अच्छा नहीं समझते। दूसरी ओर तेजी काल में अधिक लाभों में उम्मीद से समता अंशधारियों विनियोग करना अच्छा समझते हैं। अतः कंपनी पूंजी बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही पूंजी स्रोतों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है 14 अन्य कंपनियों की पूंजी ढांचा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। यह उद्योग सबसे यानी जिससे एक कंपनी संबंधित है।
का पूंजी ढांचे पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक उद्देश्य की सभी कंपनियां लगभग एक जैसा ही माल तैयार करती हैं, एक जैसा उत्पादन लागतें होती हैं, जैसे एक जैसी तकनीक पर निर्भर करती हैं, एक जैसी लाभदायकता रखती हैं, इसलिए सभी पूंजी के ढांचे स्वरूप को लगभग एक समान होता है। इस आधार पर सभी उद्योगों के लिए अलग अलग ऋण क्षमता अनुपात प्रचलन में है। अतः कंपनी को वित्त व्यवस्था करते समय संबंधित उद्योगों में प्रचलित ऋण क्षमता अनुपात को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पीछे थोड़ा सा छूट गया था, इसमें थोड़ा सा समता का महत्व, समता पर व्यापार का महत्व क्या है, इस बात को यदि कंपनी अधिक लाभ हो रहे हैं तो वह स्थायी लागत पूंजी जैसे ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार पूंजी प्रयोग करके समता अंशधारियों की आय में बढ़ा सकती है। इसकी सीमाएं थी, जैसे जब कंपनी निरंतर आय होती हो तब कर सकते हैं समता पर व्यापार, जब कंपनियों की आय ऋण पर ब्याज की दर या पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश से अधिक हो, जब कंपनी के पास ऋणदाताओं को प्रतिभूति के रूप में देने के लिए पर्याप्त स्थायी संपत्तियां हो, तो तब इसका समता अंश पूंजी का कर सकते हैं। धन्यवाद।